Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have started novel Goodbye Mr. Chips, and today we are going to study 7th and 8th chapter along with their exercises. अब तक जो हमने नॉवल पढ़ लिया था उसमें 7th चैप्टर हमने हाफ से ज़्यादा पढ़ लिया हुआ है, और उसको थोड़ा सा अगर हम पीछे रिवाइज करें तो इस चैप्टर में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात मुख्तसर करके छोटे छोटे वाक़यात पेश किए गए जिन्हें चिप्स बैठ के याद किया करता है कि वो कब कौन सा वाक़या पेश आया, जिसके अंदर भी ऑर्गन लॉफ्ट का जिक्र आया, वो डंस्टर का, वो चूहे का वहाँ पर फेंकना याद आया। तो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब उन वाक़यात की बुनियाद पर मिस्टर चिप्स आगे क्या प्लान कर रहा है वो पढ़ते हैं हम। तो चैप्टर 7 का ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ बनता है। When Chips remembered things like this, he often felt that he would write them down and make a book of them. जब चिप्स इस किस्म के वाक़यात को, यादों को जहन में लाता तो महसूस करता कि इन तमाम तर वाक़यात को एक जगह पर इकट्ठा करके क्यों ना एक किताब बना ली जाए। And during his years at Mrs. Wickett's, he sometimes went even so far as to make desultory notes in एन एक्सरसाइज बुक्स। और इसी सोच की बुनियाद पर उसने, जब वो मिसेस विकेट के घर पे रहा करता था, एक दफ़ा ये भी किया कि अमली तौर पर अपनी एक कॉपी में इन डेजल्ट्री का वर्ड यहाँ पर जो यूज़ किया गया, मेक डेजल्ट्री नोट्स, उसने उन यादों को जो एक बेतरतीब किस्म की यादें उसके जहन में आती थीं उनको एक किताब पर लिखने की भी कोशिश की। But he was soon brought up against difficulties. जब उसने लिखना शुरू किया तो जल्द ही उससे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। The chief one being that writing tired him, both mentally and physically. और वो क्या मसाइल का सामना करना पड़ा उसे कि वो जब लिखने बैठा तो वो थक जाता। बोथ का पेयर हमेशा एंड के साथ बनता है। जब भी लफ्ज़ बोथ आएगा तो उसके बाद दो मुख्तलिफ किस्म के नाउन्स, एक्शंस आ सकते हैं और उनके दरमियान में एंड लाजमी आया करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बोथ मेंटली एंड फिजिकली, वो थक जाता दोनों लिहाज से, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। Somehow too his recollections lost much of their flavor when they were written down. और इसके अलावा जब उसने कुछ वाक़यात को लिख लिया, जब लिखने के बाद उनको पढ़ा तो उन वाक़यात का वो मज़ा ना आया पढ़ने का जिस तरह वो मज़ाहिया अंदाज में सुनाया करता था, क्योंकि लिखी हुई चीज़ को पढ़ना और अंदाज होता है और जब फेस टू फेस कोई और अंदाज में बंदा अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ उसको पेश करता है तो फिर फिज़िकली देखना और बात हुआ करती है। तो इसलिए जब उसने लिख लिया तो लिखने के बाद उन चीज़ों का जो एक मज़ाह था वो ख़त्म हो गया। That story about Rushton and the sack of potatoes for instance, मिसाल के तौर पर रश्तन के बारे में वो कहानी और वो आलू के बोरी की जो कहानी थी वो, it would seem quite tame in print, जब उसको लिख लिया तो बहुत ही ज़्यादा एक सीधी सादी सी कहानी महसूस हुई। But Lord, how funny it had been, लेकिन वो खुदाया जब वो खुद सुनाता कितनी मज़ाहिया थी ये कहानी। एट द टाइम जब उसने सुनाई ये कहानी बहुत मज़ाहिया थी, लिखने के बाद उसका मज़ा ही ख़त्म हो गया। It was funny too to remember it, though perhaps if you did not remember Rushton, अगरचे मज़ाहिया तो थी, उसको याद करने से भी जहन में समटाइम्स होता है कि हम जब किसी चीज़ को याद करते, किसी पुराने वाक़े को याद करते हैं, अगर वो मज़ाहिया वाक़े अकेले बैठे याद करते हम हंस पड़ते हैं, यानी कि उसको हमने दोहराया भी नहीं, किसी ने दोबारा सुनाया भी नहीं, सिर्फ याद करने से ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो इसीलिए जो सेंटेंस अभी पढ़ा इसका भी यही मतलब है कि अगर महज उस रिश्तन वाले वाक़े को सिर्फ सोचेंगे तो मज़ाहिया बात सोच के हमारे चेहरे पे हंसी आ जाएगी। और आगे उसने लिखा एंड हु वुड एनीवे आफ्टर ऑल दोज ईयर्स, कि लेकिन अब इतने साल गुजरने के बाद रश्तन किसे याद होगा। इट वॉज सच अ लॉन्ग टाइम अगो, और ये तो बहुत अरसा पहले की बात है। मिसेस विकेट,
Did you ever know a fellow named Rushton? अब मिस्टर चिप्स अपनी इस सोच को अप्लाई करते हुए मिसेस विकेट से पूछता है कि पता नहीं उनको रस्टन याद भी है कि नहीं। तो मिसेस विकेट से पूछा, मिसेस विकेट क्या आपको याद है एक रस्टन नामी शख्स था? बिफोर योर टाइम, आपसे भी पहले, यानी मिसेस विकेट दरअसल उसी ब्रुकफील्ड स्कूल में लिनन रूम जो था, यानी लॉन्ड्री कह लें आप आम अल्फाज में, उसकी इंचार्ज हुआ करती थी। तो मिसेस विकेट ने पूछा, क्या आपको रस्टन नामी कोई शख्स याद है ब्रुकफील्ड में? I dare say went to Burma in some government job, or was it Borneo? Very funny fellow, Rushton. मैं जुर्रत करते हुए ये बात कह सकता हूँ कि शायद ये किसी हुकूमती मुलाजमत पर चला गया था, वो बर्मा था या शायद बोर्नियो था। वैसे बहुत मज़ाहिया शख्स था वो। लास्ट पैराग्राफ इस लेसन का, एंड देयर ही वाज ड्रीमिंग अगेन बिफोर द फायर। ये राइटर ने उस सिचुएशन क्लियर करते हुए लिखा है कि फिर चिप्स वहीं बैठा होता आग के पास, माजी की बातों को याद करते हुए। ड्रीमिंग ऑफ टाइम्स एंड इंसिडेंट्स इन विच ही अलोन कुड टेक सीक्रेट इंटरेस्ट। क्या सोचते हुए? उन्हीं माजी के वाकयात को, बातों को सोचते हुए जिनमें अब यही अकेला दिलचस्पी ले सकता था, क्योंकि उन वाकयात को जानने वाला अब कोई बहुत ज्यादा लोग रह भी नहीं गए थे। फनी एंड सैड, वो वाकयात मजाहिया भी थे, अफसुर्दा भी थे, कॉमिक, मुसरत आमेज एंड ट्रेजिक, और कुछ अलमनाक। दे ऑल मिक्स्ड अप इन हिज माइंड। ये तमाम तर मजाहिया या अफसोसनाक वाकयात उसके जहन में जंबल अप हो चुके थे, जमा हो चुके हुए थे। एंड सम डे, however hard it proved, he would sort them out and make a book of them. और ताहम वो ये भी सोच रखता था कि एक दिन इन तमाम तर वाकयात को सॉर्ट मीन्स तरतीब में लाएगा और एक किताब तहरीर करेगा। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन मैटर्स ऑफ डिसिप्लिन? कैथरीन चिप्स की डिसिप्लिन, नज्म ज़ब्त को बरकरार रखने में किस तरह मदद किया करती थी? आंसर, अब ये सवाल चूंकि हाउ डिड पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया, और जो सवाल पास्ट टेंस से पूछा जाएगा उसका जवाब भी हम पास्ट टेंस में ही देंगे। She improved his discipline by some useful suggestions. She advised him to be lenient in ordinary matters, but in serious case, such she urged him to be strict and unforgiving. अगर तो कोई डिसिप्लिन के मामूल के इश्यूज आते तो वो अपने सजेशंस, जो मुख्तलिफ किस्म की वजूहात पेश करके उसे कायल करने की कोशिश करती, और कैथरीन ने मिस्टर चिप्स के जो नज़्म ज़ब्त के प्रॉब्लम्स थे वो उनको बहुत बेहतर बना दिया। और इसके अलावा वो अगर तो छोटे मोटे मसाइल होते वो उन्हें कहते नरमी करो, लीनियंट हो जाओ इस बात पर बच्चों के साथ। और अगर कोई बहुत बड़ी गलती करता कोई तालिब इल्म तो वो कहती चिप्स को कि अब इसकी गलती मुआफ करने के काबिल नहीं है, अब इस पर सख्ती करो। क्वेश्चन 2, हाउ डिड कैथरीन अर्ज चिप्स टू फॉरगिव द स्टूडेंट्स फॉर देयर मिस्टेक्स? कैथरीन किस तरह से चिप्स को अर्ज करती, कन्विंस करती, कायल करती कि बच्चों की गलतियों को किस अंदाज में, किस हद तक मुआफ किया जा सकता है? अगेन दिस क्वेश्चन इज रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस and we have to answer it in past tense. She mostly urged Chips to forgive the students for their mistakes. आम तौर पर तो छोटी मोटी गलतियां होती वो कहती माफ कर दो, and gave solid arguments, बिला वजह नहीं माफ कर दो, वो वजूहात पेश करती, दलाइल देती कि किस बुनियाद पर इस गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है। and gave solid arguments to convince him, और चिप्स को कन्विंस करने के लिए, कायल करने के लिए बड़े सॉलिड किस्म के अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज में दलाइल पेश करती कि इस बुनियाद पर यह गलती मुआफ़ी के काबिल है। बट शी आस्क्ड हिम टू बी स्ट्रिक्ट इन सीरियस मैटर्स व्हेन ही वांटेड टू बी फॉरगिविंग, और अगर कोई इंतहाई सीरियस, संजीदा किस्म के मसाइल पेश आते, बड़ी गलती होती, तो
कैथरीन चिप्स को फिर कायल करती कि ये गलती मुआफी के काबिल नहीं है, इस बात पर तो सजा बनती है। क्वेश्चन 3, व्हाट वुड चिप्स थिंक व्हेन ही रिमेंबर्ड द थिंग्स ऑफ द पास्ट? जब मिस्टर चिप्स माजी के वाकयात के बारे में सोचता तो वो किस किस्म के तसव्वुरात, ख्यालात उसके जहन में आते? आंसर, he thought that he would write all his memories down and make a book of them. वो ये सोचा करता कि माजी के वाकयात जो उसके जहन में आते कि क्यों ना उनको एक जगह पर लिखकर उनकी किताब बना ली जाए। क्वेश्चन 4, what were the difficulties Chips faced when he tried to write down a book on Brookfield? कि जब चिप्स ने सोचा कि ब्रुकफील्ड में उसके साथ जितने भी वाकयात पेश आ चुके हैं, अगर उन तमाम के तमाम थॉट्स को, वाकयात को लिख लिया जाए तो कैसा होगा, और उसको इस अमल में कौन कौन सी डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स को, मसाइल को फेस करना पड़ा। इस सवाल को यूं भी पूछ सकते हैं हम, Why could Chips not write a book on his memories? चिप्स ने अपनी उन तमाम यादों पर मुश्तमिल एक किताब क्यों ना तहरीर की? आंसर, he could not write a book based on his memories because writing tired him both physically and mentally. वो इस वजह से एक किताब तहरीर नहीं कर सकता था क्योंकि लिखना उसको थका देता, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। Moreover, he felt that some memories lost their charm and flavor when they were written down. इसके अलावा जब इन यादों को, इन तमाम तर मज़ाहिया वाक़यात को लिख लिया जाएगा तो फिर उनमें से मज़ाह कम हो जाता है और वो इतने मज़ेदार नहीं रहते। क्वेश्चन 5, Who was Dunster? How did he die? डंस्टर कौन था और उसकी वफात कैसे हुई? आंसर, Dunster was a naughty boy at Brookfield who put a rat in the organ loft while old Ogilvy was taking choir practice. डंस्टर ब्रुकफील्ड का एक शरारती किस्म का तालिब इल्म था और जब उसने देखा, उस तालिब इल्म डंस्टर ने देखा कि वो बूढ़ा ओगिल्वी भी पढ़ सकते हैं, इसको ओजिल्वी भी पढ़ सकते हैं, वो ऑर्गन लॉफ्ट कहते हैं एक बालकनी थोड़ी सी जो ऊंची हाइट पर हुआ करती है, कि वो जो ऑर्गन लॉफ्ट में बैठा हुआ गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, मौसीकी बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था, उस वक्त डंस्टर ने एक चूहा ला के उसके पास छोड़ दिया। डंस्टर गॉट ड्राउन्ड एट जटलैंड, और डंस्टर वो तालिब इल्म, जटलैंड का जे कैपिटल है, इट इज अ प्रॉपर नाउन एंड इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, और जटलैंड में वो डूब के वफात पा गया था। क्वेश्चन 6, Who was old Ogilvy? बूढ़ा ओजिल्वी कौन था? आंसर, ओजिल्वी was an old choir master. ये बूढ़ा शख्स था और ये ब्रुकफील्ड में जो गाने की तरबियत दी जाती थी उसका इंचार्ज था ये। Once Dunster had put a rat in the organ loft while he was taking choir practice. जब वो मजमुई तौर पर उन अफराद के साथ बैठ के गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, उस वक्त डंस्टर ने एक चूहा लाके ऑर्गन लॉफ्ट जो बालकनी थी वहां पे छोड़ दिया था। क्वेश्चन 7, हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन हिज जॉब? कैथरीन ने मिस्टर चिप्स की उसकी मुलाजमत में किस अंदाज में मदद की? आंसर, शी प्लेड एन एक्टिव रोल इन अरेंजिंग स्कूल फंक्शंस। कि पहला काम कि जब भी स्कूल में मुख्तलिफ किस्म की तकारीब मुनक्कद होती तो कैथरीन चिप्स की मदद किया करती कि उन तकारीब को कैसे मुनक्कद करवाना है। She had been a good player and a fine musician. वो बहुत अच्छे अंदाज में मौसीकी खुद बजा भी सकती थी और धुनें बजा भी सकती थी। She tendered her advice to arrange the garden party before speech day prize giving. और तकारीर के मुकाबले के बारे में जब इनामात की तकसीम होती, उस तकरीब को भी मुनक्कद करने में उसने बहुत ज़्यादा मदद की। She also gave useful suggestions to improve his discipline. और कैथरीन ने मिस्टर चिप्स के नज़्मो ज़ब्त के हवाले से जो मसाइल थे, उन मसाइल को दूर करने में भी काफ़ी मदद की। क्वेश्चन 8, Why did Chips want to write a book?
और his memories. चिप्स ने क्यों चाहा कि वो अपनी यादों पर मुश्तमिल एक किताब तहरीर करे? आंसर, चिप्स wanted to write his golden memories in the form of a book. चिप्स चाहता था कि वो अपनी यादों पर मुश्तमिल एक किताब तहरीर करे. He had prepared some desultory notes but could not compose them in the form of a book due to some problems. और उसने कुछ बेतरतीब चीजें, यादें लिख भी ली थी, लेकिन उनको मुनज़्ज़म करके एक किताब की शक्ल ना दे सका. क्वेश्चन 9. What memories of Catherine haunted Chips? कैथरीन की वो कौन सी यादें थीं जो चिप्स के दिमाग पर हावी रहती थीं? आंसर, the golden memories based on their married life haunted Chips. कैथरीन और चिप्स की इस दवाजी जिंदगी के बारे में जो यादें थीं वो चिप्स के जहन को बहुत ज्यादा परेशान करती थीं. He remembered how she used to advise him about the matters of discipline. और वो याद किया करता कि किस तरह से कैथरीन उसके नज़्मो ज़ब्त के मसाइल में मदद किया करती. स्कूल फंक्शंस एंड अदर इश्यूज, और स्कूल की तकारीब को मुनक्कद करवाने या दूसरे मसाइल में भी कैथरीन उसकी मदद करती थी. द मेमोरीज ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग वर ऑलवेज एवरग्रीन इन हिज माइंड. और किस तरह से पहली दफा मिस्टर चिप्स कैथरीन को वॉस्टिल हेड में मिला था, उस वाक्य की यादें भी चिप्स के जहन पर नक्श हो चुकी थी. क्वेश्चन नंबर 10. When did Chips recall his memories? चिप्स इन तमाम यादों को कब याद करता, जहन में लाता? इसी सवाल को यूं भी पूछ सकते हैं, What did Mr. Chips do when the bell rang for call over? जब घंटी बजती हाजिरी के लिए तो उस वक्त चिप्स क्या किया करता? आंसर, Chips remembered his memories at Mrs. Wicket's house in the twilight when the bell rang for call over. चिप्स को याद था कि जब वो मिसेस विकेट के घर पे रहता था और हाजिरी के लिए घंटी बजती तो वो फौरी तौर पर अपने शेड्यूल को, मामूलात को उस घंटी के मुताबिक तरतीब दे लेता. He used to sit, क्या करता? पहला काम, he used to sit by the fire when thousands of memories came to his mind. वो आग के पास बैठ जाता और हजारों किस्म की यादें उसके जहन में आना शुरू हो जाती. He even thought of writing a book based on these memories but could not do so due to some problems. हत्ता कि उसने सोचा कि इन तमाम तर यादों पर मबनी एक किताब भी लिख ले, लेकिन वो ऐसा ना कर सकता क्योंकि कुछ मसाइल आड़े आ जाया करते थे. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 ख़त्म होता है और अब हम इसके साथ ही चैप्टर नंबर 8 का आगाज करते हैं. टेक्स्ट रीडिंग पहले चैप्टर 8 की. And there was always in his mind that spring day in 98 when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare, half struggling to escape into an outside world where the sun still shone and where everything had happened differently. और अब जैसे कि हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि ये नॉवल फ्लैशबैक में लिखा गया. वो रोजाना मिसेस विकेट के घर पे बैठता है और कुछ यादें उसके जहन में आती हैं और उन यादों को फिर पूरी तफसील के साथ बैठ के सोचता है कि ये याद किस वाक्य से जुड़ी हुई है. तो अब हमने ये जो चैप्टर शुरू किया है ये 1898 का, जब वो कैथरीन को मिला था उससे मुताल्लिक है. तो 1898 के मौसम बहार की याद हमेशा उसके जहन में ताज़ा रहती थी कि जब वो ब्रुकफील्ड के उस गांव में घूम फिर रहा था और ये याद अब एक दहशतनाक किस्म के ख्वाब की तरह उसको महसूस होती थी. बिल्कुल ऐसे as in some horrifying nightmare, half struggling to escape into an outside world. और यानी वो कोशिश करता था कि किसी तरह से वो इस ख्वाब से, इस याद से बच के भाग जाए, यहां से कहीं दूर चला जाए. लेकिन where the sun still shone and where everything had happened differently, कि ऐसी दुनिया में चला जाए जहां पे सूरज एक नए ढंग से चमकता हो,
दुनिया एक नए रंग में चलती हो, वो ऐसी जगह पर चले जाना चाहता था। Young Faulkner had met him there in the lane outside the school. Young Faulkner, वो छोटा फोकनर, बच्चा, तालिब इल्म, वो उसको स्कूल से बाहर गली में मिला मिस्टर चिप्स को, और मिस्टर चिप्स से मुखातिब कहता है, प्लीज सर, मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ? सर, क्या मैं, मेहरबानी कर दें, मैं दोपहर की छुट्टी कर सकता हूं? माई पीपल आर कमिंग अप, मेरे घर के लोग आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए। चूंकि हम जानते हैं कि ब्रुकफील्ड एक बोर्डिंग स्कूल था और वहां पर बच्चे हॉस्टल में रहते थे, तो इस वजह से उसने कहा कि मेरे घर वाले मिलने आ रहे हैं, क्या मैं अभी आधी छुट्टी कर सकता हूं? ए, व्हाट्स दैट? चिप्स ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। यानी बच्चे की बात सुनी जरूर, लेकिन मेंटली कहीं पर पहुंचा हुआ था। अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ लिया कि वो जहनी तौर पर 1898 में पहुंचा हुआ था, यानी जब वो कैथरीन को मिला। वो सोच रहा था, बच्चे ने कहा, उसने उसके कानों में बात पड़ गई कि बच्चा चाहता है कि मैं जरा चला जाऊं। तो उसने बच्चे को सुना, फिर पूछा, क्या कहा था तुमने? हाँ, ओ यस यस, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। कैन आई मिस चैपल टू सर? जनाब, क्या मैं गिरजा घर से भी छुट्टी कर सकता हूं? यस यस, हाँ हाँ। एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट देम? यानी जब मेरे घर वाले मिलके स्टेशन पर चले जाएंगे तो क्या मैं उनको सी ऑफ करने, अल्लाह हाफिज कहने जा सकता हूं? अब बार बार बोली जा रहा है और चिप्स किसी बात पर डिस्टर्ब है, वो उसकी यादों में इंटरप्शन कर रहा है बच्चा। तो फिर उस वक्त चिप्स ने जो कहा, ये पहले कभी किसी ने इस बॉडी लैंग्वेज में चिप्स को बोलते नहीं देखा। He nearly answered, चिप्स ने तकरीबन इस अंदाज में ये जवाब दिया, You can go to blazes for all I care. मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ तुम। अब एकदम से इतना रूड होने की वजह क्या थी उसकी, आगे पढ़ते खुद ही समझ आ जाएगी। My wife is dead and my child is dead and I wish I were dead myself. मेरी बीवी मर गई, मेरा बच्चा मर गया, काश मैं भी मर जाता। This is the thing which haunted the mind of Chips. ये वो वजह थी जो ऊपर वाले पैराग्राफ चिप्स का सोच रहा था। और वो पहले ही अफसुर्दा है, यानी उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी और उसके बेटे की भी डेथ हो गई, और उस गम की कैफियत में खोया हुआ था जब उस बच्चे ने उसकी इन अफसोसनाक यादों में इंटरप्शन की। इस वजह से चिप्स ने कहा कि जहन्नुम में जाओ तुम, मेरी बीवी मर गई, मेरा बच्चा मर गया, काश मैं भी मर जाता। एक्चुअली he nodded and stumbled on. ये गम की कैफियत जो उसकी सिर्फ दिमाग पर नहीं, उसकी बॉडी पर बिछाई हुई थी। जब उसने ये कहा, वो एकदम से गिरते गिरते संभल गया। स्टम्बल्ड, खड़े एकदम जैसे चक्कर सा आया और उसने डेस्क रोस्टन को पकड़ लिया। He did not want to talk to anybody or to receive condolences. ना वो किसी से बात करना चाहता था और ना वो चाहता था कि लोग आए मुझसे ताजियत करें। इसीलिए ऊपर जो हमने पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि वो चाहता था किसी ऐसी दुनिया में चला जाए जहां पर एक मुख्तलिफ ढंग में रोशनी हो, एक मुख्तलिफ रंग की दुनिया हो, मैं निकल जाऊं यहां से। तो दिस वॉज द रीजन ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम हियर। तो इसलिए उसने यहां पे उस बात को क्लियर कर दिया कि वो ना तो किसी से बात करना चाहता था और ना किसी से ताजियत हासिल करना चाहता था। He wanted to get used to things. और वो चाहता था कि वो हालात का आदी हो जाए, उस गम के साथ जीना शुरू कर दे। किसका गम? अपनी वाइफ और बेटे की डेथ का गम। He wanted to get used to things if he could before facing the kind words of others. और इससे पहले
कि लोग आए, उससे अफसोस करें कि जी बहुत दुख हुआ, आपकी बीवी की डेथ हो गई, बहुत अफसोस की बात है कि आपका बेटा था वो भी डेथ हो गई। तो वो इन बातों को सुनना ही नहीं चाहता था। इस कैफियत से पहले पहले वो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहता था कि बार बार लोग आएंगे और आके मुझे कहेंगे। जब ऐसी कैफियत होती है, इंसान का वो दुख, वो गम, वो जख्म हरा ही रहता है। इसलिए वो चाहता था कि मत करें लोग मेरे साथ ऐसा। He took his fourth form as usual. अब देखें ये डेथ हुई कब, लेसन के एंड पे जाके पढ़ेंगे हम डेथ उसकी हुई कब और डेथ कैसी हुई, कब हुई और यहां पे क्या कर रहा था। He took his fourth form as usual after call-over, यानी अटेंडेंस हुई। अटेंडेंस के बाद वो चौथी क्लास में मामूल के मुताबिक पढ़ा रहा था। और क्या किया उसने बच्चों को, setting them grammar to learn by heart, बच्चों से कहा ये ग्रामर का यहां से लेके यहां तक याद करना शुरू कर दो जुबानी। While he himself stayed at his desk in a cold, continuing trance, और खुद वो अपने उस डेस्क के ऊपर झुक के खड़ा हो गया, यानी डेस्क टीचर जहां पे खड़े थे रोस्ट्रम, वहां पर खड़ा था वो, और वहीं पे यूं कोहनियां रख के उसके ऊपर झुक के खड़ा, किसी मेंटली डिस्टर्ब था वो। Suddenly someone said, अचानक किसी बच्चे ने कहा, Please sir, there are a lot of letters for you. सर देखें आपके लिए कितने सारे खत आए हुए हैं। So there were, थे तो सही खत। He had been leaning his elbows on them, यानी जहां पर डेस्क पर रोस्ट्रम पर वो खड़ा था, वहीं पर टॉप पर खतूत पड़े हुए थे और उन्हीं खतूत पर वो कोहनियां यूं रख के खड़ा हो, जैसे अक्सर हम टेबल पर बैठते तो यूं हम रख के आगे बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही वहां पर वो भी कोहनियां रख के खड़ा हो। They were all addressed to him by name, और वो सारे के सारे खतूत उसी के नाम पर लिखे गए थे, चिप्स। He tore them open one after the other, उसने एक एक करके सारे खतूत लिफाफे खोले, but each contained nothing but a blank sheet of paper. बात अजीब थी कि हर खत के लिफाफे में एक खाली सफा था। He thought in a distant way that it was rather peculiar, और उसने एक अजीब अंदाज में यानी कि दूर रस निगाह के साथ सोचा, ये कितनी अजीब बात है कि हर खत में खाली पेज होना था। But he made no comment, लेकिन इस अजीब बात पर भी उसने कोई तबसरा ना किया। The incident gave hardly an impact upon his vastly greater preoccupations, चूंकि उसके जहन पर पहले ही एक बहुत बड़ा गम हावी था, इसलिए ये छोटे से वाक़े ने उसकी सोच को डाइवर्ट नहीं किया, हटाया नहीं। तो इसलिए उसने इस वाक़े को कि बहुत ज्यादा तवज्जो ना दी, क्योंकि वो पहले ही प्रीऑक्यूपेशंस, पहले ही दूसरी सोचों में मसरूफ था। Not till days afterwards did he realize that it had been a piece of April foolery. और कुछ दिन गुजरने के बाद भी उसने ये ना सोचा कि ये कोई अप्रैल फूलरी का मजाक उसके साथ किया गया है, यानी जब ये वाकया पेश आया वो 1 अप्रैल अप्रैल फूल था। और they had died, ये आगे बात, they had died on the same day, they जिनका ऊपर जिक्र आ चुका है, उसकी वाइफ कैथरीन ब्रिजेस और उसका बेटा दोनों, they had died on the same day, the mother and the child just born on April 1st 1898, यानी दोनों चाइल्ड बॉर्न यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान ही कैथरीन की डेथ हो गई थी, यानी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी महज 1 साल जारी रही और 1 साल इंतहाई ज्यादा खुशियों वाली जिंदगी देखने के बाद चिप्स की एक बहुत ही अलमनाक किस्म की जिंदगी का आगाज हुआ। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 खत्म हुआ। अब हम इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है वो भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। Question number 1, what were Chip's feelings on the death of Catherine Bridges? What were Chip's feelings on the death of his wife and baby? चिप्स की वाइफ कैथरीन की वफात और अपने बेटे की बच्चे की वफात पर क्या तासुरात थे? आंसर, चिप्स was very sad on the death of his wife and baby.
He was so shocked that he did not want to talk to anyone or to receive condolences. ना तो वो किसी से बात करना चाहता था, ना किसी से वो ताज़ियत वसूल करना चाहता था. It was a horrible nightmare to him and he wanted to escape into an outside world. और उसके लिए ये वाकया एक इंतहाई भयानक डरावने ख्वाब की माने था, इसलिए वो इस दुनिया से निकल के किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहता था. Question 2. What did Chips receive on 1st April? What was the April Chips faced? कि चिप्स ने उस 1 अप्रैल को किस चीज का सामना किया. He received many letters on 1st April. 1 अप्रैल को उसने बहुत से खतूत वसूल किए. 1898. Each letter contained a blank sheet. खाली सफा था उसके अंदर. It was a part of April Fool. यानी बच्चों ने ही अपने टीचर के साथ चिप्स के साथ मजाक किया. Question number 3. What was the significance of blank letters received by Mr. Chips on the day when Catherine Bridges died? कि उन खाली सफात जो कैथरीन ब्रिजेस की वफात पर चिप्स को मिले थे खतूत की शक्ल में, उनकी सिग्निफिकेंस अहमियत क्या थी? आंसर, बेसिकली इट वाज अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी. दरअसल ये 1 अप्रैल थी और अप्रैल फूलरी मनाएगी मिस्टर चिप्स के साथ. बट दीज ब्लैंक लेटर्स कुड बी अ सिंबल ऑफ द डल एंड ड्रैब लाइफ दैट मिस्टर चिप्स वाज गोइंग टू हैव आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ. चूंकि 1 साल बड़ी खुशगवार जिंदगी उसकी रही और चूंकि अचानक उसकी बीवी और बेटे की डेथ हो गई, ये खाली सफात जाहिर कर रहे थे कि चिप्स की आने वाली जिंदगी बहुत बुरी, अजीब किस्म के डल एंड ड्रैब बोरिंग किस्म की जिंदगी का आगाज होने वाला है. क्वेश्चन 4. Who was young Faulkner? Why did he come to Chips? यंग फोकनर कौन था और वह क्यों आया था मिस्टर चिप्स के पास? Answer. Young Faulkner met Chips in Brookfield Village on April 1st, 1898. यंग फोकनर चिप्स को 1 अप्रैल 1898 को उसी स्कूल के पास गली में मिला. He came to Chips to have the afternoon off. और वो इस वजह से चिप्स को मिलने आया था कि उसको आधी छुट्टी दे दी जाए. और वजह क्या थी? Because his people were coming, कि उसके घर वाले उसको मिलने आ रहे थे. Chips allowed him to go. और चिप्स ने उसे इजाजत दी कि वो जा सकता है. Question 5. Describe Catherine's tragic death. When and how did Catherine die? कैथरीन की अलमनाक वफात कैसे हुई थी और कब हुई थी? Answer. Catherine died on April 1st, 1898 during childbirth. कैथरीन की 1 अप्रैल 1898 में चाइल्ड बर्थ के दौरान वफात हो गई थी. Chips was so sad on her death that he himself wished to die. Chips उसकी वफात पर इतना दुखी था कि वो चाहता है काश मैं भी साथ मर जाऊं. तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 भी इख्तिताम पजीर होता है. आज का हमारा यहीं पर ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.